नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब सही होंगे। हमारा चल रहा था उत्तराखंड में हमारा आज का विषय रहेगा उत्तराखंड का शासन प्रशासन। दोस्तों, संविधान के अध्याय 6 में हर किसी राज्य की भांति उत्तराखंड का भी अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत उत्तराखंड के बारे में चर्चा की गई है। उत्तराखंड में प्रणाली अपनाई गई है संसदात्मक प्रणाली। संसदात्मक प्रणाली के 3 अंग होते हैं दोस्तों: कार्यपालिका, विधानमंडल तथा न्यायालय। विचार करते हैं, देखते हैं दोस्तों। संविधान अध्याय कौन सा है दोस्तों? अध्याय 6। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 152 से 237 दोस्तों। प्रणाली की बात करें, प्रणाली कौन सी अपनाई गई है? प्रणाली अपनाई गई है दोस्तों संसदात्मक प्रणाली। संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। इसमें इसके 3 अंग होते हैं दोस्तों। 3 अंग कौन कौन से होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। 3 अंग होते हैं। प्रथम, कार्यपालिका दोस्तों। कार्यपालिका। द्वितीय होगी दोस्तों यहाँ पर विधानमंडल, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, विधानमंडल। तृतीय होगी दोस्तों यहाँ पर न्यायपालिका। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा दोस्तों कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों? कार्यपालिका के अंतर्गत आता है हमारे राज्यपाल, मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन इससे भी आ जाता है दोस्तों कि अंतर्गत क्या क्या आता है? मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग, और यहाँ पर हमारा आता है दोस्तों इसके अंतर्गत महाधिवक्ता। आज हमारा जो सेशन रहेगा वो इन्हीं सब टॉपिक के इर्द गिर्द रहेगा दोस्तों। बात करते हैं विधानमंडल में। विधानमंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों? राज्यपाल तथा विधानसभा। राज्यपाल तथा विधानसभा। न्यायपालिका के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय। शुरू करते हैं अपना आज का सेशन कार्यपालिका से संबंधित। देखते हैं कार्यपालिका में हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। इस सभी को आप नोट करते जाइएगा। कार्यपालिका में हमारा स्टार्टिंग में हम लेंगे राज्यपाल। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, राज्यपाल संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? राज्यपाल पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे यही पूछता है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो अनुच्छेद होगा 153, 153 आर्टिकल के अंतर्गत राज्यपाल के बारे में चर्चा की गई है दोस्तों। राज्यपाल किस चीज का बोध कराता है? राज्यपाल बोध कराता है राज्य सरकार का। राज्यपाल राज्य सरकार का बोध कराता है दोस्तों।
राज्यपाल से और हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं इसके बारे में। राज्य की जो कार्यपालिका होती है दोस्तों, कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका राष्ट्रपति राज्यपाल में ही निहित होती है दोस्तों। अगर बात करें राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की दोस्तों, वैसे तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख लिखते चलिएगा दोस्तों। यहां पर एग्जामिनर क्या चेंज कर सकता है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है, विवेकाधीन शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियों का अगर राज्यपाल प्रयोग करता है तो वह उस टाइम राज्य का कौन सा प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होता है दोस्तों, वास्तविक प्रमुख होता है। यहां पर जो अंतर है उसको याद रखिएगा। अगर वैसे तो राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख माना जाता है राज्य का, लेकिन अगर वह अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करे तो उस टाइम वह वास्तविक प्रमुख हो जाता है दोस्तों। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति, बात करें नियुक्ति किसकी करता है दोस्तों, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी कि हमारे सीएम की। कितने वर्ष के लिए करता है दोस्तों, 5 वर्ष के लिए करता है, चीजें याद रखिएगा। बात करते हैं राज्यपाल सीएम की सलाह पर, सीएम की सलाह पर बाकी जो मंत्री परिषद होगी उसकी भी नियुक्ति करेगा। इन सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को पद से हटा सकता है। अगर मैं बात करूं राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर होगा राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपना पद ग्रहण करता है तथा राष्ट्रपति जब चाहे इसे पद से पदच्युत कर सकता है दोस्तों। बात करते हैं मंत्रिपरिषद की, स्कोर ऑफ कर देता हूं। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है दोस्तों, अगर बात करें राज्य में तो मुख्यमंत्री होता है, अगर बात करें केंद्र में होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद पहला ही क्वेश्चन होगा दोस्तों, मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद बताइए। राज्यपाल का तो 153 था, आप देख चुके हैं। मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद होगा दोस्तों 164, 164। संविधान के अनुच्छेद 164 में मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया है। राज्यपाल, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा दोस्तों, या मुखिया कौन होगा, तो वह होगा हमारा जो भी हमारे सीएम होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, सीएम की नियुक्ति कौन करेंगे, सीएम की नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। इस पर चर्चा हो चुकी है, अभी मैंने आपको बताया है दोस्तों। कितने वर्ष के लिए करते हैं, 5 वर्ष के लिए करते हैं। बात करते हैं मंत्रिपरिषद के जो और मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे। किसकी सलाह पर दोस्तों, सीएम की सलाह पर, ठीक है। सीएम की सलाह पर नियुक्ति करते हैं और सीएम की सलाह पर ही उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं दोस्तों। तो यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपनी नियुक्ति लेते हैं दोस्तों। बात करते हैं सीएम को मंत्रिपरिषद में, सीएम को शपथ कौन दिलाता है, तो सीएम को शपथ राज्यपाल ही दिलाता है दोस्तों, राज्यपाल। बात करते हैं मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है, मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाएगा, तो यह भी, इसका आंसर भी हमारा राज्यपाल ही होगा दोस्तों। बात करते हैं यह शपथ कौन सी अनुसूची में दिलाई जा रही है, संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें यह काम हो रहा है, यह कार्य हो रहा है, तो यह हो रहा है दोस्तों अनुसूची 3 में। इसको याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनुसूची 3 में शपथ पद
पद की तथा गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है दोस्तों, और अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, अनुसूची 3 में उसका उल्लेख किया गया है। बात करते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद राज्य के विधानमंडल की पथ प्रदर्शक होती है। मंत्रिपरिषद विधानमंडल की पथ प्रदर्शक होती है दोस्तों, पथ प्रदर्शक होती है। और बात करें, यह इसकी शासन की धुरी भी होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि शासन की धुरी होती है, पथ प्रदर्शक होती है। और यहाँ पर बात करते हैं, पथ प्रदर्शक होती है। बात करें दोस्तों कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कार्यपालिका प्लस व्यवस्थापिका में कड़ी का काम क्या कौन करता है? कड़ी का काम, इनके बीच में कड़ी का काम करता है दोस्तों, इसका आंसर होगा मंत्री परिषद। मंत्री परिषद महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मंत्री परिषद का मुखिया होता है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री से संबंधित जानते हैं, मुख्यमंत्री से संबंधित हमारे पास क्या क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री की नियुक्ति मैं आपको बता चुका हूं, राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रधान होता है दोस्तों। वास्तविक प्रधान, वास्तविक शक्तियां किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री के अधीन ही होती है। यह राज्य शासन का प्रधान भी होता है। राज्य शासन का प्रधान भी होता है दोस्तों। राज्य शासन का प्रधान ना कहकर अगर हम इसको कप्तान कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। कप्तान में कुछ छात्र कन्फ्यूजन कर जाते हैं और वह इसका आंसर लगा देते हैं कि राज्यपाल होंगे कप्तान। बात करते हैं गला थोड़ा सा खराब है दोस्तों। जो स्थिति केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है दोस्तों, वही स्थिति राज्य में सीएम की होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। अगर बात करें सीएम की तो किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री को और क्या कहा जाता है। जैसे कि आप यहां से सेंस लगा पा रहे होंगे, मुख्यमंत्री को हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री का लघु रूप। प्रधानमंत्री का लघु रूप आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है सचिवालय से संबंधित। सचिवालय पर चलते हैं दोस्तों। सचिवालय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या आपको पता है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वह शासन की गूढ़ताओं को जानते हो, यह जरूरी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि वह कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं तथा ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उनको सलाह देने के लिए, उनको थोड़ा मार्गदर्शन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सचिवालय में। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन होता है? यह वरिष्ठ अधिकारी होता है दोस्तों। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, इंपॉर्टेंट होगा ये। जो भी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं वही
सचिवालय के मुख्य सचिव के पद पर होते हैं दोस्तों। बात करते हैं मुख्य सचिव के बाद जो किसी भी राज्य का शासन होता है वो है विभागों में बांट दिया जाता है। विभाग का प्रमुख कौन होगा दोस्तों? विभाग का प्रमुख होगा प्रमुख। विभाग का प्रमुख होगा शासन सचिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शासन सचिव के बाद किसी राज्य में जो स्थान सचिव का होता है, अगर बात करें राज्य की बात करें, राज्य में जो स्थान किसी सचिव का होगा, केंद्र में वह स्थान किसका होगा दोस्तों? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। बात करते हैं आगे दोस्तों। कैबिनेट मंत्री के बाद हम आगे चलते हैं। कैबिनेट मंत्री की जगह अगर हम सचिव लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सचिव, कैबिनेट सचिव। जैसे मैंने आपको बताया, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री राज्य का प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री देश का प्रधान होता है। बात करते हैं अब कार्यकारी विभाग। कार्यकारी विभाग की, इसको मैं रफ कर देता हूं दोस्तों। कार्यकारी विभाग की कार्यकारी विभाग से हम अपने साथ क्या जानकारी ले सकते हैं? कार्यकारी विभाग का दूसरा नाम आप इसे निर्देशालय भी कह सकते हैं। निर्देशालय। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? जो कार्य इसे राज्य प्रशासन में मंत्री परिषद सचिवालय के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग का आता है। अगर बात करें, हम पढ़ चुके हैं मंत्री परिषद तथा सचिवालय। अगर इसके बाद किसी का स्थान आता है तो वह है कार्यकारी विभाग। जो भी ऊपर से निर्देश मिलते हैं दोस्तों, उनका क्रियान्वयन करने के लिए, उनका क्रियान्वयन कौन करता है? जो भी ऊपर से निर्देश मिलेंगे उनका क्रियान्वयन कौन करेगा? निर्देशालय विभाग। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है दोस्तों? बात करते हैं इसमें। शासन सचिव के अंतर्गत कई विभाग होते हैं, जिसमें शासन सचिव की अगर बात करें, जो मैंने आपको बताया था किसी भी विभाग का सचिव होगा। शासन सचिव के अंतर्गत कौन कौन से विभाग होंगे? शासन सचिव के अंतर्गत सामान्य व राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त आता है दोस्तों। शासन सचिव के बाद विभागाध्यक्ष होगा। इसके बाद अगर क्रम की बात करें दोस्तों, विभागाध्यक्ष के बाद मंडल आयुक्त होता है। मंडल आयुक्त होगा। अगर क्रम में इसके आगे चले हम दोस्तों, मंडल आयुक्त के बाद जिला अधिकारी आता है दोस्तों, जिसको आप बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर IAS। जिला अधिकारी। अगर बात करें दोस्तों, जिला अधिकारी के बाद क्या आता है? क्रम पूछ लिया जाता है, जो बड़ी परीक्षा होती है उनमें पूछ लिया जाता है दोस्तों। उप जिला अधिकारी। आगे बढ़ते हैं इसमें। उप जिला अधिकारी। बात करते हैं, जब राज्य का निर्माण हुआ, राज्य का जब निर्माण हुआ तो यहाँ पर तहसीलें कितनी थी? राज्य के निर्माण के समय यहाँ तहसीलों की संख्या थी दोस्तों 49। बाद में यह तहसीलें बढ़कर हो गई थी 49 तहसीलें थी, बाद में ये बढ़कर हो गई हैं 100। बात करते हैं इसके आगे विकास प्रशासन की। अगर बात करें, ये तो हमारा हो गया शासन सचिव। अगर हम बात करें विकास प्रशासन की, विकास प्रशासन की अगर बात करें तो विकास राज्य में 3 स्तरों पर होता है। वह 3 स्तर कौन कौन से हैं आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं दोस्तों। प्रथम राज्य स्तर पर होगा दोस्तों। दूसरा
जिला स्तर पर होगा दोस्तों। अगर तृतीय की बात करें, इसका आपको पता होगा, राज्य, जिला, जिले के बाद किसका स्थान आता है दोस्तों? तीसरे नंबर पर स्थान आता है ब्लॉक स्तर का। बात करते हैं इसमें, हमारे यहाँ ब्लॉक वर्तमान में कितने हैं? ब्लॉक हैं दोस्तों 95। ये छोटे छोटे तथ्य भी आपको याद रखने होंगे। तहसील 100 हो गई, ब्लॉक 95 हो गए। इसमें हमारा अंत में आएगा दोस्तों यहाँ पर महाधिवक्ता। अगर मैं आपसे प्रश्न करूँ महाधिवक्ता भारत के अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? बहुत से छात्रों को पता होगा, यह हम करंट में भी चर्चा करते रहते हैं कि कौन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। तो आप करंट का सेशन भी हमारा लेते रहिएगा दोस्तों, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। महाधिवक्ता का अनुच्छेद मैं आपसे बताऊं तो महाधिवक्ता का अनुच्छेद होगा 165 165। अगर मैं आपसे यहीं का यहीं पूछ लूं कि महान्यायवादी का क्या अनुच्छेद होगा दोस्तों, तो महान्यायवादी का अनुच्छेद होगा 76 में उसको यहाँ पर लिख देता हूँ महान्यायवादी का अनुच्छेद होगा 76। इंग्लिश में बोलेंगे अटॉर्नी जनरल। चलते हैं दोस्तों आगे। महाधिवक्ता, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति की अगर बात करें, महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही यह अपना पद ग्रहण करते हैं। अगर बात करें इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, कार्यकाल का समय कितना होता है, तो इसका आंसर सभी दोस्त बताएंगे कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं यह नियत नहीं है। जब तक राज्यपाल की इच्छा होगी तब तक यह अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं राज्यपाल महाधिवक्ता की होने के लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। तो प्रथम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वह भारत का नागरिक हो दोस्तों, भारत का नागरिक हो। द्वितीय स्थान पर होगी दोस्तों 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में अनुभव प्राप्त कर चुका हो, 10 वर्ष का अनुभव भी उसे प्राप्त हो दोस्तों। बात करते हैं इसके अधिकार क्या क्या होते हैं। महाधिवक्ता के अधिकारों की बात करें अगर, अधिकार क्वेश्चन आ जाता है, इंपोर्टेंट होगा अधिकार, तो यह सदनों की बैठक में बैठ सकता है। सदन की बात करें तो यह सदन की बैठक में भाग ले सकता है दोस्तों, बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। क्वेश्चन आएगा दोस्तों इससे, यह मतदान नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट होंगे 3 बातें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। बात करते हैं प्रथम महाधिवक्ता कौन थे दोस्तों। प्रथम महाधिवक्ता की अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड के, तो इसका आंसर हमारा होगा यहाँ पर प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी। मेहरबान सिंह नेगी, यह हमारे उत्तराखंड विभाग का, उत्तराखंड UK SSC का फेवरेट क्वेश्चन है, मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, सेशन का अंत करते हैं जल्दी से। 2 टॉपिक हो रहे हैं दोस्तों, धैर्य बनाए रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेरिट में नाम उसी का आएगा जो धैर्य रखेगा। धैर्य सफलता की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कुंजी है दोस्तों। बात करते हैं राजस्व पुलिस की। राजस्व पुलिस की इंग्लिश में बात करूं दोस्तों, इंग्लिश में होगा इसका रेवेन्यू। यह व्यवस्था राज्य में कब से लागू है? क्वेश्चन सिंपल सा यही आता है। तो यह व्यवस्था लागू है 1874 से। यह व्यवस्था राज्य में 1874 से लागू है दोस्तों। यह कितने भाग पर लागू है? तो इसका भाग का आंसर यहाँ पर होगा 61% भाग पर, राज्य के 61% भाग पर। अगर उदाहरण के तौर पर ले, अगर हम कहें कि उत्तराखंड में 100 बीघा जमीन है तो यह 61% भाग पर लागू है। यह क्या थी दोस्तों? ये था क्या?
जब यहाँ पर 1857 का विद्रोह हुआ दोस्तों, 1857 का विद्रोह होता है, उस टाइम भारत में वायसराय कौन थे? कैनिन। उत्तराखंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भारत। उत्तराखंड में हमारे यहाँ पर कौन थे? रैमजे, या फिर इन्हें आप कह सकते हैं राम जी भी इन्हें कहा गया है दोस्तों, राम जी। यह उत्तराखंड में थे दोस्तों। तो इनसे पूछा गया कि उत्तराखंड में हम पुलिस व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि यहाँ की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो सीधी सादी है, यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की जरूरत नहीं है, आप राजस्व पुलिस से ही यहाँ पर काम चला सकते हैं। तो तब से ही 1874 से उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है? राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारे पटवारी कानूनगो, और यहाँ पर होंगे हमारे नायब तहसीलदार तथा तहसीलदार, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं परगना अधिकारी भी इसके अंतर्गत आएंगे। ये है यहाँ पर जिला अधिकारी। ये सभी पुलिस के साथ साथ राजस्व पुलिस का भी कार्य करते हैं, और तथा ये राजस्व इकट्ठा करने का कार्य भी यही करते हैं। तो यह थी राजस्व पुलिस व्यवस्था, लागू कब से? 1874 से 61% भाग पर लागू है। बात करते हैं अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं दोस्तों, स्पेस की थोड़ी सी कमी रहती है, अभाव रहता है। कुमाऊं की बात करते हैं। कुमाऊं में अंग्रेजी शासनकाल में कितने परंगने थे? परंगने कितने थे? पट्टियां कितनी थी? परंगने पट्टियों पर बात करते हैं दोस्तों। कुमाऊं में 19 परंगने थे दोस्तों। पट्टियों की बात करें अगर हम, पट्टियां थी यहाँ पर 125। क्वेश्चन इनसे भी आ चुका है दोस्तों। अगर बात करें गढ़वाल की, गढ़वाल में यह स्थिति क्या थी? गढ़वाल में परंगने कितने थे तथा पट्टियां कितनी थी? तो गढ़वाल में परंगनों की संख्या थी दोस्तों 11, परंगने 11, पट्टियां 86। याद रखिएगा ये। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कुमाऊं में परंगने 19, पट्टियां 125, गढ़वाल में 11 तथा पट्टियां 86। बात कर लेते हैं कुछ अन्य तथ्यों की दोस्तों। यह हमारा अंतिम चीज़ें होंगी जो मैं आपसे भी डिस्कस करने जा रहा हूं। अन्य तथ्यों पर चर्चा करते हैं दोस्तों। गढ़वाल 1814 में गढ़वाल तथा 1815 में कुमाऊं, इन दोनों ही पर किसका अधिकार हो गया था दोस्तों? अंग्रेजों का। क्यों हो गया था दोस्तों? हमेशा क्यों का आप क्वेश्चन क्या कीजिए अपने आप से कि क्यों हो गया था अंग्रेजों का? क्योंकि 1815 में क्या हुई थी दोस्तों? 1815 में हुई थी संगोली की संधि। संगोली की संधि किस में हुई थी दोस्तों? संगोली की संधि हुई थी यह, संगोली में आपको बता दूं, यह दोस्तों स्थित है संगोली बिहार में। संगोली की संधि हुई थी, अंग्रेजी की साइड से थे गवर्नर गार्डनर, प्लस गोरखों की साइड से आए थे बमशाह। यह संधि इन दो के बीच में हुई थी दोस्तों। तब से ही कुमाऊं तो यहाँ से चले गए थे, जो गोरखे थे वो तो यहाँ से चले गए थे। तब से गढ़वाल पे 1814 से अंग्रेज और 1815 से कुमाऊं में अंग्रेजों का शासन आ गया था। बात करते हैं बमशाह गोरखों की, तो गोरखे यहाँ पर कब आए थे? 1790 में। याद रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। देहरादून की स्थापना कब हुई थी? देहरादून की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 1817 में, तथा इसे सहारनपुर
सहारनपुर जिले में सम्मिलित कर लिया गया था। वापस इसे हमने अपने में सम्मिलित कब किया? गढ़वाल मंडल में 1875 में हमने इसे गढ़वाल में ले आए थे, तथा यह कहाँ से लाए थे हम? मेरठ से। मेरठ होगा दोस्तों, मेरठ से हमने इसे 1975 में अपने में सम्मिलित कर लिया था। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं 1840 में क्या हुआ था? 1840 में हमने श्रीनगर से गढ़वाल का मुख्यालय हम कहाँ पर ले आए थे? पौड़ी। 1840 में श्रीनगर से पौड़ी हम गढ़वाल का मुख्यालय ले आएंगे दोस्तों, गढ़वाल मंडल का। बात करते हैं आगे दोस्तों, 1854 में कौन सी घटना घटी? 1854 में, यहाँ पर गढ़वाल है, 1854 में नैनीताल किसका मुख्यालय बना दिया गया था? कुमाऊं मंडल का। इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम 1891 में क्या हुआ? आगे कुछ तथ्य हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं। 1891 में अल्मोड़ा तथा नैनीताल का 2 जिले बना दिए गए दोस्तों 1891 में। बात करें आगे 1960, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। 1960 में क्या हुआ दोस्तों? 1960 में अगर बात करें स्पेसिफिक डेट की, तो 24 फरवरी 1960 में 3 जिलों का गठन किया जाएगा। 24 फरवरी 1960 3 जिले वह कौन कौन से होंगे दोस्तों? 24 फरवरी 1960 में टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा। टिहरी से हम उत्तरकाशी को निकाल देंगे। क्वेश्चन इससे भी आता है कि हमने किससे किसका गठन किया है। पौड़ी से हम चमोली को निकाल देंगे, गठन कर देंगे, नया जिला बना देंगे। अल्मोड़ा से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? पिथौरागढ़। याद रखना ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर हम इसे उत्तराखंड का मैप मान ले तो यहाँ पर दोस्तों उत्तरकाशी है, यहाँ पर टिहरी है, तो टिहरी से उत्तरकाशी निकाला। यहाँ पर चमोली है, पौड़ी है, पौड़ी से चमोली निकाल देंगे। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ निकाल देंगे। ईजी है अगर आपके मैप आपको पता है। अगर आपने मैप के वाला सेशन नहीं देखा है तो आप हमारे विगत सेशन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर इससे जानकारी जुटा सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों 1969 में क्या किया गया? 1969 में गढ़वाल मंडल का गठन किया गया, गढ़वाल मंडल। बात करते हैं आगे दोस्तों, गढ़वाल मंडल के बाद हम यहाँ पर 28 दिसंबर अगर बात करूँ मैं, हरिद्वार का गठन कब किया गया? हरिद्वार का स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1988 में। 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार का सृजन किया गया था, तथा इसे सहारनपुर मंडल से हटाकर, ये पहले सहारनपुर मंडल में था दोस्तों, सहारनपुर मंडल में था। सहारनपुर मंडल से हटाकर हम इसको कहाँ ले आए थे? गढ़वाल मंडल में हमने इसे सम्मिलित कर लिया था। लास्ट में 2 तथ्य पर और विचार कर लेते हैं दोस्तों। 26 दिसंबर 1995 में किसका गठन किया गया दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उधम सिंह नगर। बात करते हैं 1995 के बाद हम 1997 की। 1997 में 3 जिलों का गठन किया जाएगा। वह 3 जिले कौन कौन से होंगे दोस्तों? चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। चंपावत, रुद्रप्रयाग, अंतिम होगा दोस्तों बागेश्वर।
बागेश्वर। अगर मैं तिथि की बात करूँ 1997 में तो तीनों जिलों का गठन किया गया। तिथि की अगर स्पेसिफिक होकर बात की जाए तो यहाँ पर तिथि होगी दोस्तों चंपावत की 15 सितंबर। रुद्रप्रयाग तथा बागेश्वर की एक ही तिथि होगी दोस्तों, वह तिथि होगी 8 सितंबर। 8 सितंबर यहाँ पर 8 सितंबर नहीं होगी दोस्तों, यह है दोनों की सम्मिलित होगी 18 सितंबर अगर ज़्यादा ही स्पेसिफिक होके बात की जाए। तो यह था हमारा उत्तराखंड का शासन प्रशासन से संबंधित सेशन। अगर सेशन आपको पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप वीडियो में क्या क्या चेंजेस चाहते हैं ये भी आप हमसे बता सकते हैं। आगामी सभी परीक्षाओं जैसे कि उत्तराखंड कांस्टेबल, वन आरक्षी, लेखपाल, पटवारी, दरोगा, इन सभी परीक्षाओं में हमारे सेशन सभी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, लाभदायक होंगे। उत्तराखंड, लूसेंट, जीके, हिंदी सभी के सेशन हम अपने चैनल पे डे बाय डे डाल रहे हैं, आप उनको देख लीजिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा। चैनल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।